अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ महविश हकीम शहज़ाद। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया मुग़ल एम्पायर यहाँ कैसे बिल्ड होता है और फिर किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आती है और वो मुग़ल्स को ओवर पावर कर देती है। एंड देन वन बाय वन हमने उस लेक्चर में बैटल्स भी देखी, जिसमें बैटल ऑफ बक्सार है, बैटल ऑफ प्लासी है, फिर टीपू सुल्तान द मेजर रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिशर्स, एंड इन द बैटल ऑफ सेरिंगपटम हमने देखा टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड। अब ये जो सब कॉन्टिनेंट है पूरा, दिस इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दिस इज़ द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। तकरीबन 1600 से लेके 1857 तक का जो है वो पीरियड लगा था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया को डोमिनेट कर देती है। और आफ्टर जो है वो 1857 दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑफिशियली केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ क्राउन रूल विच वी कॉल्ड इट एज ब्रिटिश राज। और उससे पहले यहाँ पर जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। हमने पीछे भी इसको कवर किया है, ठीक है। तो आज जो है वो हम करेंगे 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली 1857 से 1858 तक का ये पीरियड होगा, जिसको आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 1857 War of Independence was the final attempt to remove the British from the power through armed forces. Unfortunately, this attempt was failed. लेकिन हम इसको पढ़ेंगे फिर भी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इस रिवॉल्ट की। कुछ लोग ये डिबेट करते हैं कि इट इज़ दी सिपॉय म्यूटनी, जबकि कुछ लोग इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिपॉय म्यूटनी का मतलब क्या है। सिपॉय का मतलब है इंडियन सोल्जर्स, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में की जो आर्मी है उसमें सर्व कर रहे हैं, ठीक है। इनको किसने एम्प्लॉय किया है? इनको जो है वो ब्रिटिश ने एम्प्लॉय किया है टू मेंटेन ऑर्डर, protect British interest and expand their control in India. So this is the meaning of sepoy. म्यूटनी का मतलब क्या है? म्यूटनी रिबेलियन को कहते हैं या रिवॉल्ट को कहते हैं अगेंस्ट अथॉरिटी, ठीक है, जिसमें मिलिट्री पर्सनल जो है वो इन्वॉल्व हों, ठीक है। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिपॉय म्यूटनी it refers to the widespread uprising of Indian soldiers against their British officers and the ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सिपॉय म्यूटनी। तो ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ। 10 मई 1857 इन द टाउन ऑफ मीरठ एक म्यूटनी एरप्ट होती है अमंग द ट्रूप्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर ये उसके बाद जो है ये दिल्ली जाते हैं। वहाँ से ये सारे जो रिबेलियंस होते हैं ये दिल्ली जाते हैं और बहादुर शाह जफ़र को कहते हैं कि आप हमें लीड करें। और यहाँ से जो है ये म्यूटनी पूरे इंडिया में आप देखें फैल जाती है, ठीक है। एंड इट वाज अ सिवियर थ्रेट टू द ब्रिटिश पावर, राइट। ऑल्दो म्यूटनी इरप्टेड इन मीरठ, लेकिन ये सारे जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल जाती है, जिसमें आगरा, कानपुर, बरेली, झांसी, ग्वालियर, हरियाणा, बिहार, ये सारे जो स्टेट हैं ये सब इस रिवॉल्ट की लपेट में आ जाते हैं, ठीक है। और ये ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है, क्योंकि इस तरह का पहले जो है वो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिश जो है वो ग्वालियर इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ पर ब्रिटिश जो है वो इस म्यूटनी के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। दैट इज़ 20 जून 1858। तो ये जो रिवॉल्ट है ये आपको तकरीबन 1 से 1.5 साल तक आपका कंटिन्यू रहता है, ठीक है। सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ इस रिवॉल्ट के बारे में थी वो ये थी कि बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स participated in the conflict, but Muslims were particularly targeted for punishments. मुसलमानों के लिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का रिजल्ट बहुत बेटर था बिकॉज दे वर द रूलर्स एंड दे हैड lost their powers to the British, while Hindus were less enthusiastic as they had only experienced a change in rulers. और इस वजह से भी Britishers were more harsh towards Muslim, क्योंकि जो mutineers थे उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना सिंबॉलिक लीडर बनाया था इस मूवमेंट का।
ये बहादुर शाह जफ़र के पास जाते हैं कि आप हमें रूल करें. एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ वर यूनाइटेड इन दिस कॉज, बोथ हैव सेट असाइड देयर डिफरेंसेस. लेकिन their unity did not last since not all the Indians were united in their goal of overthrowing the British. हमने पीछे भी देखा बैटल ऑफ प्लासी में भी ऐसा ही होता है कि मुसलमान हार जाते हैं ब्रिटिशर्स से, और इसके भी रीज़न यही होती है कि not all the Indians were united in this. So this was the brief introduction about the War of Independence. Now in next slides we will see their reasons, their result, their impact over the Muslims. So let's start it. सबसे पहले हम देखेंगे रीजंस ऑफ द रिवॉल्ट. हमें रीजंस का पता होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि बेसिकली ये क्या थे कि इतना जो है वो मेजर रिवॉल्ट होता है. अब देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आती है तो दे वर स्टार्टेड इंटरफेयरिंग विद इंडियंस सोशल, रिलीजियस एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स. ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे कुछ लॉज और इंस्टीट्यूशंस जो है वो बना दिए थे कि जिन्होंने इंडियंस को बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया था विद द कंपनीज रूल. और मैनी इंडियंस सॉ इट एज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियन कल्चर. तो उसमें सबसे पहले था अबोलिशन ऑफ सती इन 1829. सती इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इन इंडिया जिसको ब्रिटिशर्स जो है वो क्या करते हैं, अबॉलिश कर देते हैं. इट इज़ वन ऑफ द इंडियन कल्चर. सो जो इंडियंस थे वो इस चीज़ को लेके काफ़ी एग्रेसिव थे. फिर उसके बाद उन्होंने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था. अब इंडिया के अंदर देखें, डिफरेंट मज़ाहिब से लोग हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, उनके अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं जो उनको वो पढ़ते हैं. तो यहाँ पर अब एक इंग्लिश एजुकेशन आ गई है, तो दैट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स एट दैट टाइम. फिर इसके अलावा कंपनी क्या कर रही थी कि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रही थी यहाँ पर थ्रू मिशनरीज़. तो अगेन ये भी जो है वो यहाँ पर जो कम्युनिटी थी उनको ये चीज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं थी. फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है 1848 में. दिस इज़ बेसिकली टू इनेक्स दोज स्टेट्स विच हैव नो सक्सेसर्स. जो रूलिंग राइट्स हैं उनके फिर जो है इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जो है वो लैप्स हो जाते हैं जिस स्टेट का अगर कोई सक्सेसर ना हो. ठीक है, इवन इन द केस ऑफ अडॉप्शन, अगर अडॉप्टेड भी आपका चाइल्ड है फिर भी आपको जो है वो आपकी जो टेरिटरी है वो इनेक्स कर ली जाएगी. तो ड्यू टू दिस लॉ मैनी प्रिंसली स्टेट्स लाइक झांसी, सतारा, उदयपुर, नागपुर became the victim of this policy, and it was designed to take away the titles of rulers of some state. So this led to create resentment among the rulers of these kingdoms. Obviously जो फिर rulers थे इन kingdoms के they rose into revolt against the कंपनी. फिर एक विडो री मैरिज एक्ट होता है, वो पास होता है इन 1856. हमने देखा कि इंडिया के अंदर एक कल्चर था कि जो विडोज़ होती हैं उनकी दोबारा शादी नहीं होती. तो यहाँ पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह का लॉ लेके आ जाती है. फिर जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो काफ़ी कम होती है. ठीक है, और जो सोल्जर्स होते हैं दे कुड नॉट राइज अबव द रैंक्स ऑफ सूबेदार. तो ये भी एक रीज़न होता है जो कि इतनी जो था वो इंडियंस के अंदर जो है वो एग्रेशन आता है. फिर ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना इंडिया को थ्रू हाई रेवेन्यू, इसने भी बेसिकली एक बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट क्रिएट की थी अमंग दी इंडियंस. और जो ये डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी थी इसने बहुत सारे जो सोसाइटी के सेक्शंस थे उनको हर्ट किया था. ठीक है, लाइक पेजेंट्स वगैरह जो है वो इससे हर्ट हुए थे ड्यू टू हाई रेवेन्यू डिमांड्स. फिर उसके बाद जो मेन ट्रिगर पॉइंट था, अब देखिए इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, अब यहाँ ये जो पॉइंट था ना ये ट्रिगर कर जाता है. ठीक है, एंड दैट इज़ रॉयल इनफील्ड राइफल. अब होता क्या है कि इंडिया के अंदर जो है वो इनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, और ये जो इनफील्ड राइफल्स होते हैं इनकी जो कार्ट्रिज होती है, इनके अंदर जो कार्ट्रिजेस वगैरह यूज़ होती है उसको ग्रीस किया जाता है विद फैट ऑफ काओ एंड पिग. ठीक है, जो इंडियन सोल्जर्स थे दे वर फोर्स टू च्यू दी कार्ट्रिजेस ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग.
तो हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम टुक इट एज द ग्रेट इंसल्ट ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है। और यहाँ पर मंगल पांडे जो है ये एक सेंट्रल कैरेक्टर है। ही वॉज द फर्स्ट मैन हु शॉट द फर्स्ट बुलेट एट द ब्रिटिश। फिर इसके अलावा जो लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र हैं, उनको भी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश जो है वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और ये सारे रीजंस थे कि ये रिवॉल्ट होता है, ठीक है। एंड द रीजंस आर वेरी जेन्युइन, क्योंकि जब एक बाहर से कोई फॉरेनर आके आपके ऊपर इतने सारे आपके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दें और नए नए कानून लेकर आ जाएं, तो ऑब्वियसली एक रिसेंटमेंट तो लोगों के अंदर आएगी। और ऐसा ही होता है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव होते हैं कंपनी के रूल से, ठीक है। तो देन फिर ये रिबेल करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़, और इस तरह ये रिवॉल्ट पूरे जो है वो सब कॉन्टिनेंट में फैल जाता है। और तकरीबन 1.5 साल लगते हैं ब्रिटिश को इसको कंट्रोल करने में। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है उसमें हम ये देखेंगे वाई द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड एंड हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबल टू कंट्रोल। हमने देखा कि ये रिवॉल्ट फेल हो जाता है, ठीक है। तो उसके हम थोड़े से रीजंस देखेंगे कि क्या रीजंस थे। सबसे पहले हमारे पास है लिमिटेड अपराइजिंग। ऑल्दो ये जो रिवॉल्ट था ये काफ़ी वाइड स्प्रेड था, लेकिन हम देखें कि लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय इट। तो इसकी वजह से भी जो है ये रिवॉल्ट जो है वो फेल हो जाता है। सेकंड, लैक ऑफ लीडरशिप। जो रिबेल्स थे उनके पास कोई क्लियर लीडर नहीं था जो उनको गाइड करे, प्रॉपर उनको डायरेक्शन दे कि आपने क्या करना है। तो दैट वाज आल्सो द रीज़न ऑफ दैट रिवॉल्ट हैज़ बिन फेल्ड। सेकंड, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब जो रिबेल्स थे उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे इन टर्म्स ऑफ मैन एंड मनी। और जो इंग्लिश थे ऑन दी अदर हैंड उनके पास जो है वो अपनी एक पूरी आर्मी भी है, आर्म्स भी हैं उनके पास और पैसे भी उनके पास हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो इस रिवॉल्ट को कंट्रोल कर लिया। फिर हम देखते हैं कि इस जो रिवॉल्ट के अंदर जो है एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, ठीक है। जो इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जो रिच मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ज़मींदार हैं, स्पेशली बंगाल के, वो इवन हेल्प करते हैं ब्रिटिशर्स को इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में, ठीक है। इसके अलावा बहुत से जो प्रिंसली स्टेट हैं उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया है इन सप्रेसिंग दी रिबेलियन इन जयपुर, आगरा, कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद, क्योंकि उनको ये लगा कि दिस इज़ अनदर अटेम्प्ट टू रीस्टोर द मुग़ल रूल इन इंडिया। तो वो तो नहीं चाहते थे कि मुग़ल रूल आए दोबारा से, तो उन्होंने बजाय ये कि मुग़ल रूल आए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ही हमें रूल करें, ये बेहतर है। तो दीज वर द रीजंस के क्यों जो है वो रिवॉल्ट हमारा फेल हो जाता है। ऑल्दो ये बहुत ही वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट था, लेकिन ऑब्वियसली जो है ड्यू टू दीज रीजंस ये रिवॉल्ट फेल हो जाता है, ठीक है। नाउ वी विल लुक एट द रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट। अब ये इतना बड़ा रिवॉल्ट होता है, हमने देखा इसके क्या रीजंस थे, हमने देखा कि ये क्यों फेल हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इस रिवॉल्ट के बाद होता क्या है बेसिकली। दिस रिवॉल्ट फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू री थिंक एंड री प्लान इट्स रूलिंग पॉलिसीज़। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो बेसिकली इस रिवॉल्ट के बाद पास होता है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है। अब इस एक्ट की वजह से सबसे पहले तो ये होता है कि जो कंपनी का रूल होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और सेकंड ये होता है कि इंडिया नाउ केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन was taken over by Queen Victoria, which in effect meant the British Parliament. The India office was created to handle the governance and the administration of the country. और यहाँ से जो है हम देखते हैं वाइसराय की भी टर्म जो है वो कॉइन होती है, और फर्स्ट वाइसराय जो होते हैं वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं। गवर्नर जनरल से यहाँ पे जो है वो नाम चेंज हो जाता है, वाइसराय कर दिया जाता है। और जो है हमने देखा पीछे भी हमने पढ़ा कि जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी दैट वाज क्रिएटेड अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1830
1953 in which Governor General of Bengal made the Governor General of India. तो ये उसी गवर्नर जनरल की ही बात हो रही है, उसका नाम अब वॉइसराय कर दिया है. सो बोथ द टर्म्स आर द सेम. ठीक है. इसके अलावा क्या होता है कि मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन भी होती है इस रिवॉल्ट के बाद. अब जो है ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ऑब्वियसली उनको ये कंसर्न था कि भाई जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो उनकी तरफ लॉयल्स नहीं है, स्पेशली मुस्लिम्स. तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए इंडियन आर्मी के अंदर ताकि उनका कंट्रोल बना रहे मिलिट्री के अंदर. तो उन्होंने क्या किया, जिस एरिया से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, जहाँ से लोगों ने रिवॉल्ट किया था, वहाँ से रिक्रूटमेंट उन्होंने कम कर दी या बंद कर दी. ठीक है. तो बेसिकली इन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो चेंज की हैं. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के प्रोविजंस को देख लेते हैं. पीछे मैंने कुछ बता ही दिए हैं वैसे. दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस एक्ट के थ्रू आपका जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, वो अपना एक पूरा रूलिंग प्लान जो है वो बेसिकली इस एक्ट के थ्रू जो है वो डिसाइड करती है कि अब हमने कैसे इस टेरिटरी को रूल करना है. ठीक है. अब उनको पता चल गया है कि अब उनके कंट्रोल में ये टेरिटरी आ चुकी है, तो अब इसको रूल कैसे करना है वो इस पूरे एक्ट के अंदर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती है. सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है. ठीक है. उसके बाद जो इंडियन टेरिटरीज़ हैं वो अब गवर्न होंगी इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन. ठीक है. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर थे उनको जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है. जो पावर हैं कंपनी की, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी जो पावर है वो पावर्स किसको दे दी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. ठीक है. उसको दे दी गई है. दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज टू बी अ ब्रिटिश एमपी एंड अ मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट. और फिर उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो उसको जो है वो क्या दे दी है, एक काउंसिल दे दी है ऑफ अराउंड 15 मेंबर्स. मैंने पहले भी बताया ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठेगा, जो इंडियन अफेयर्स को देखेगा, और इसकी एक अपनी काउंसिल होगी ऑफ अराउंड 15 मेंबर्स जो उसको असिस्ट करेगी. ठीक है. इसके अलावा ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ही वाज बेसिकली द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. और जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर वो गवर्नर जनरल या वाइसराय हुआ करेगा. ठीक है. और वाइसराय को जो है वो कौन असिस्ट करेगा, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल असिस्ट करेगी. ठीक है. इस एक्ट ने क्या किया, इंडिया को डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया गया था. इसके अलावा इस एक्ट के थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट को भी अबॉलिश कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी एंड कर दिया. ठीक है. और इन्होंने क्या किया, इंडियन सिविल सर्विस को इन्होंने बनाया. इंडियन सिविल सर्विस का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. एंड इसके अंदर प्रोविजंस डाले कि इंडियंस को जो है वो इन इस सर्विस के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारे पास, क्रिटिकल एनालिसिस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, राइट. लेट्स हैव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस इवेंट. इफ़ वी सी क्रिटिकली इस एक्ट को, तो दिस वाज टू काम इंडियन पीपल. इट वाज द स्ट्रैटेजी टू रीस्ट्रक्चर देयर रूलिंग प्लान्स. हमने पीछे प्रोविजंस भी देख लिए कि किस तरह से उन्होंने डिफरेंट पोस्ट क्रिएट की यहाँ पर, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वॉइस रॉय, ताकि अब इस टेरिटरी को किस तरह हमने रूल करना है, वो सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली ये इस एक्ट के थ्रू उन्होंने स्ट्रक्चर की हैं. और इंडियन जो लोग थे वो काफ़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से खुश भी नहीं थे, तो उनको भी काम करने के लिए, अपीस करने के लिए ये जो है वो एक्ट लेकर आते हैं. ठीक है. उसमें हमने देखा कि आपने एक इंडियन सिविल सर्विस बना दी है और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि अब इंडियंस को रिक्रूट कर रहे हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आ रहे हैं. तो इट वाज एन अटेम्प्ट टू डू सम डैमेज कंट्रोल. ठीक है. सी इन द म्यूटनी हिंदूज एंड मुस्लिम्स फाउट टुगेदर. तो ब्रिटिश को अब ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि अगर इंडियन सोसाइटी कॉमन फीलिंग शेयर करेगी तो this is going to be the end of their rule. So British knew that and they want Indians to keep busy with their internal problems so they could rule. So यहाँ से ही they adopted the policy of divide and rule. And British want to look good in the eyes of Indian people. So they partially adopted the modern principles of
liberty, equality, justice, so that Indian people support the colonial modernization. At the same time, Britishers were encouraging the casteism and communalism in the Indian society by adopting the policy of divide and rule. So this was the critical analysis. अच्छा, ये जो हमारे पास स्लाइड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट ओवर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए अब इस रिवॉल्ट के बाद मुसलमानों पर जो है इसका क्या इम्पैक्ट आया है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमने देखा कि मुसलमान और हिंदू दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस रिवॉल्ट के अंदर, लेकिन जो ब्रिटिश हैं वो क्या करते हैं, इस रिवॉल्ट का जो रिवेंज है वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था, वो ऐसा सोचते थे कि जो मुसलमान थे दे वर दी मोस्ट बेनिफिशरीज ऑफ दी अपराइजिंग, या सबसे ज़्यादा एडवांटेज इस अपराइजिंग का मुसलमानों को होना था। दैट इज़ वाई उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से इसका रिवेंज लिया। एंड ब्रिटिश ट्रीट मुस्लिम्स वेरी बैडली आफ्टर दी 1857 रिबेलियंस, क्योंकि वो उनको अक्यूज़ करते थे इस चीज़ के लिए कि वो इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, दी ब्रिटिश बिगेन टू व्यू मुस्लिम्स विद डिस्ट्रस्ट, मतलब अब वो मुसलमानों को डिस्ट्रस्ट, या अब वो ये देखते थे कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो वो अब मुसलमानों को इस लेंस से देखते थे। और इससे क्या होता है, ऑब्वियसली एक इनडिस्क्रिमिनेट अब्यूज़ जो है वो शुरू हो जाता है मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस रीजन के अंदर। दे वर डेलिबरेटली बिहाइंड इन जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। अब यहाँ पर रॉबर्ट क्लीव का एक मैंने हवाला दिया हुआ है कि रॉबर्ट क्लीव जो है अपने एक गैजेट के अंदर, गैजेट जो थे उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस होती हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स की, वो उसके अंदर मैंडेटरी करते हैं इस चीज़ को दैट नो मुस्लिम शैल बी गिवन एन एम्प्लॉयमेंट हायर देन दैट ऑफ चपरासी और अ जूनियर क्लर्क। और ये चीज़ बेसिकली हसन इस्पाहानी जो है एक एक्टिविस्ट थे इन द कॉलोनियल पीरियड, एक पॉलिटिकल फिगर थे, वो इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं कि रॉबर्ट क्लीव ने अपने गैजेट के अंदर जो है ये चीज़ मेंशन की है। सो यू कैन सी दैट हाउ सिवियर behavior was shown by the British administration towards the Muslims, and Muslims were indeed reduced to poverty and destitution as a result of British rule. अब देखें आप, मुसलमानों की वेल बींग, जो इकोनॉमिक वेल बींग है, अगर उसके अंदर आप डिक्लाइन करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो पॉवर्टी की ही तरफ जाएंगे ना। ठीक है, यहाँ पर नीचे मैंने एक और हवाला मेंशन किया हुआ चार्ल्स रीग्स का। चार्ल्स रीग्स जो हैं वो एक सीनियर ब्रिटिश ऑफिशियल थे इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द इवेंट्स ऑफ 1857, एंड ही आस्क्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक ड्रास्टिक मेजर्स टू प्रिवेंट मुस्लिम्स फ्रॉम इंजॉइंग टू लार्ज अ शेयर ऑफ द गवर्नमेंट पैट्रोनेज। ठीक है, मतलब ये सजेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लें मुसलमानों के ख़िलाफ़ और उनकी जो एक्सेस है उसको लिमिट करें टूवर्ड्स गवर्नमेंट पैट्रोनेज, यानी गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं या जो सपोर्ट हैं जो वो लोकल्स को दे रहे हैं वहाँ पर, आप मुसलमानों को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें इन पैट्रोनेज के लिए, ताकि वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों का इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो कम से कम हो। ठीक है, उसके बाद next it is mentioned here, in fact the number of Muslim appointments in government posts decreased sharply during the couple of decades that followed the Great Revolt। मतलब कि इस रिवॉल्ट के बाद फिर हमने देखा इन सारी जो है वो पॉलिसीज़ की वजह से, हार्श पॉलिसीज़ की वजह से टूवर्ड्स मुस्लिम जो है, जो मुस्लिम अपॉइंटमेंट्स जो थी गवर्नमेंट पोस्ट के अंदर, वो बहुत ही जो है वो शार्पली जो है वो उसके अंदर एक डिक्लाइन नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पर एक और हवाला है, एंड बाय द 1880s द ब्रिटिश मैनेज टू रिड्यूस मुस्लिम्स टू द पोजीशन ऑफ यूवर्स ऑफ वुड्स एंड ड्रॉवर्स ऑफ वाटर। For instance, in the Bengal region, T.R. Metcalfe stated that whereas on the eve of the Great Revolt, the Muslim community used to monopolize the higher positions in the judicial service, by 1886 they could lay claim to only 9 posts out of a total of 284। तो यहाँ पर ये T.R. Metcalfe का एक रेफरेंस है, वो कहते हैं कि जब ग्रेट रिवॉल्ट था उस वक्त जो है वो मुसलमान कम्युनिटी जो है वो जुडिशल सर्विस के अंदर जो है वो एक तरह से मोनोपलाइज कर रही थी इंडिया के अंदर। ठीक है, लेकिन बाय 1886 हम देखते हैं कि उनके पास जो है वो अब सिर्फ 9 के करीब ही पोस्ट हैं ऑफ अराउंड
284, मतलब 284 इट्स सच अ बिग फिगर कि उसमें से सिर्फ 9 पोस्ट जो है वो अब मुसलमानों के पास है। हावेवर अगर हम पीछे जाएं तो मुसलमान जो है वो जुडिशल सर्विस के अंदर क्या थे, वो मोनोपोलाइज कर रहे थे, वो इतने ज़्यादा जो है वो डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर नीचे एक और हवाला है जी अली ख़ान का। देयर वॉज स्केर्सली एनी गवर्नमेंट ऑफिस इन विच अ मोहम्मदन कैन होप फॉर एनी पोस्ट अबव द रैंक ऑफ पोस्टर, मैसेंजर, फिलर ऑफ इंक पॉट्स एंड मेंडर्स ऑफ पेन्स। तो आप ये देख सकते हैं इतने सारे जो है रेफरेंसेस के अंदर कि जो रिवॉल्ट था उसके बाद जो मुसलमानों के साथ रवैया था वो कितना ख़राब था, कितना बुरा था, और मुसलमानों के ऊपर एक बहुत ही सिवियर इम्पैक्ट इसका आया है। ठीक है, और ये चीज़ भी क्वाइट एविडेंट है कि इस एंटी मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन का सबसे ज़्यादा किसको बेनिफिट हुआ होगा, ऑब्वियसली हिंदुओं को इसका बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Even when meeting all the requirements for government positions, Muslims were officially and publicly kept away by official decrees. This was confirmed by S.R. Wasti, who quoted an article from a Persian newspaper in Kolkata describing this anti Muslim and pro Hindu attitude on the part of the British authorities in India. All sorts of employment, great and small, are being gradually snatched away from the Mohammedans and bestowed on men of other races, particularly the Hindus. Time has now come when the government publicly singles out the Mohammedans in its gazettes for exclusion from official posts. Even when qualified for government employ, they are seriously kept out of it by the government notification. अब इस पैराग्राफ में ये हाईलाइट किया हुआ है कि एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन होती है अगेंस्ट मुस्लिम्स इन ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डिस्पाइट उनके पास क्वालिफिकेशन भी हैं फॉर गवर्नमेंट पोजीशंस, लेकिन मुसलमानों को ओपनली जो है वो एक्सक्लूड किया गया थ्रू डिक्रीज एंड नोटिफिकेशंस। और एसआर वस्ती का यहाँ पर रेफरेंस भी है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हिंदुओं को फेवर कर रही थी, और ये डिस्क्रिमिनेशन इनके ऑफिशियल गैजेट्स के अंदर भी एविडेंट है। ठीक है, The post-Great Revolt period was probably the gloomiest period in the history of the Muslim community in the Indian subcontinent. Next, अब ये जो पैराग्राफ है इसको आप पढ़ लेना, मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। इस पैराग्राफ में भी ये बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स की नज़र में मुसलमान मेन इंस्टिगेटर थे इस अपराइजिंग के, और उनको लगता था कि हिंदुओं का जो था वो कम रोल था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने सिवियर पनिशमेंट्स या रिप्राइजल्स की मुसलमानों की। इसमें एक रेफरेंस भी दिया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी दिल्ली में, वो गवर्नर जनरल को एड्रेस करते हुए अपनी सफरिंग्स जो हैं वो बता रही हैं कि कैसे वो इस वक्त डायर सिचुएशन में हैं। जो गवर्नर जनरल हैं उस वक्त के, उनको बता रहे हैं, एंड दिस इज़ दी आफ्टर मैथ ऑफ द 1857। ठीक है, ये यहाँ पर भी एक रेफरेंस है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एजुकेशन में भी मुसलमान जो है वो बहुत पीछे रह गए थे, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स का इतना हार्श एटीट्यूड था टुवर्ड्स मुस्लिम्स, तो मुसलमानों ने भी अपना गुस्सा दिखाया बाय रिजेक्टिंग थिंग्स दे वर इंट्रोड्यूसिंग इन इंडिया, जिसमें एक इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम था। तो इससे क्या हुआ कि मुसलमानों का भी नुकसान हुआ इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मुसलमान जो है वो एक बैकवर्ड कम्युनिटी और एब्सोल्युटली डिप्रेस कम्युनिटी जो है वो बन जाती है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद को मॉडर्न एजुकेशन से दूर किया और वो अनएजुकेटेड भी हो गए इन सब में। ठीक है, नाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज कि हिंदू भी इस रिवॉल्ट में शामिल थे, लेकिन सिर्फ मुसलमानों पर ही ब्रिटिशर्स ने अपनी जो है वो हार्श एटीट्यूड या हार्श पॉलिसीज़ जो है वो अडॉप्ट की। तो अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये बात प्रूव करती हैं कि जो रिवॉल्ट था उसमें हिंदूज़ वर इक्वली इन्वॉल्व। तो ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। मैं आपको बहुत ही सिंपली इसको बता देती हूँ कि नाना साहिब की इसमें एग्जांपल दी हुई है कि वो भी इस रिवॉल्ट में शामिल थे, जबकि वो एक अदर कम्युनिटी से थे। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से ही लॉस्ट ऑल हिज टाइटल्स एंड राइट्स दैट ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। तो जब रिवॉल्ट हुआ तो इन्होंने भी इस रिवॉल्ट को ज्वाइन किया, एंड ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर इन द रिवॉल्ट।
फिर ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसके अंदर भी एक एग्जांपल मेंशन की हुई है लक्ष्मी बाई की, जो कि एक हिंदू रानी थी और वो भी इस रिवॉल्ट के अंदर बहुत प्रोमिनेंट लीडर थी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से ही ये भी अपनी बहुत सी पोजीशन जो इनकी इनहेरिटेड थी वो सारी ये लॉस्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो भी इस रिवॉल्ट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं इक्वली विद द अदर कम्युनिटीज़। तो इन एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि हिंदूज़ वर equally involved in this revolt. However, the British blamed Muslims for starting the revolt and they unfairly targeted Muslims for revenge because they believed Muslims were the main instigators of the revolt. This bias against Muslims were clear in British attitude at that time. So आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैंने आपको बहुत सिंपली ये स्लाइड एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो हम इस स्लाइड को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से रूल किया आफ्टर 1857। सबसे टॉप पर जो है वो हमारे पास ब्रिटिश क्राउन है या ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही होते हैं और वो ब्रिटिशर ही हैं। ठीक है, और उनकी एक काउंसिल है ऑफ अराउंड 15 मेंबर्स एंड दे आर एक्सक्लूसिवली द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, उसके नीचे जो है वो गवर्नर जनरल या वाइस राय की पोस्ट है। ठीक है, जिसके पास अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। ठीक है, जो इंडिया के अंदर बेसिकली ये गवर्नर जनरल इनका ऑफिस है। ठीक है, इनको क्राउन जो है वो अपॉइंट करता है और इन एक्चुअल इंडियन टेरिटरी को जो है वो बेसिकली ये गवर्न करते हैं। ठीक है, और जो इंडियन टेरिटरी है दिस इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोविंसेस। पहले जो थी वो प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, लाइक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, एंड देन लेटर इट वाज रीऑर्गेनाइज्ड एंड क्रिएटेड सेवरल प्रोविंसेस। फिर कुछ प्रिंसली स्टेट भी थी जो कि इंडिपेंडेंट रूलर्स जो थे वो उसको रूल करते थे। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1857 के बाद के इवेंट्स को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।